एंड वेलकम टू इम्पोर्टेंट अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली तीनों फार्म्स लॉ को वापस ले लिया है। क्यों लिए गए हैं फार्म्स लॉ वापस, अचानक यह फैसला लेने की क्या जरूरत पड़ी, आइए आज इन्हीं विषय पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आखिर ये फार्म्स लॉ वापस क्यों लिए हैं और इसका बाद में क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की घोषणा के साथ ही निश्चित तौर पर ये इन कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। पर अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के सामने आकर सॉरी क्यों कहा और पूरे देश से माफ़ी क्यों मांगी। उन्होंने 3 कानून वापस लेने के साथ साथ इसी विंटर सेशन में इस प्रक्रिया को इसी विंटर सेशन में पूरी करने का भरोसा भी दिलाया और किसानों से तुरंत घर लौटने की अपील भी की। उनकी अपील काफ़ी भावुक थी। इस भावुकता के पीछे सिख समुदाय की नाराज़गी एक बहुत बड़ा कारण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कृषि कानूनों को वापस लिया है, आखिर वो कृषि कानून हैं क्या। तो इसमें 3 कृषि कानून थे, जिसमें पहला था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसे लेकर कहा जा रहा था कि इस कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट मिलेगी इससे। हालांकि इसके विरोध में जो डर व्यक्त किया जा रहा था वो ये था कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा किसानों का शोषण बढ़ सकता है। तो इस विरोध की वजह से किसानों की एक बहुत बड़ी चिंता थी। दूसरा था एक्ट जो था वो था द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसे लेकर सरकार कह रही थी कि इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं यानी कि होलसेल मार्केट निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध एग्रीमेंट करने का अधिकार होगा। हालांकि इसके विरोध में जो तर्क दिया जा रहा था वो ये था कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इसे किसी कारपोरेट जो है वर्ग उसको फ़ायदा देने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो तीसरा कानून था वो था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। इसमें सरकार का दावा था कि इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश FDI को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता भी आएगी। हालांकि इसके विरोध में जो कहा जा रहा था वो ये था कि इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। ये जो कारण थे, इसकी वजह से जो किसान थे वो इसका विरोध कर रहे थे और आपने देखा होगा काफ़ी समय से दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ पर किसानों ने बहुत उग्र आंदोलन कर रखा था। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये टाइमिंग जो हमने शुरुआत में प्रश्न उठाया था कि इस कृषि कानून को वापस लेने, फार्म्स लॉ को वापस लेने की जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, जो कारण गिनाए जा रहे हैं वो ये है, जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि अपकमिंग इलेक्शन ऑफ 5 स्टेट्स। अभी अगले साल अगले साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो ग्राउंड रियलिटी है यूपी और पंजाब में, उसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। ये फैसला वापस लेने के बाद में कि कानूनों को वापस लेने के बाद में जो किसानों का जो आंदोलन है उसका भविष्य क्या होगा और मोदी सरकार ने कब यू टर्न लिए हैं और इससे पार्टी की इमेज क्या होगी और आगे का रास्ता क्या होगा, आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। देखिए कि अभी आगामी जो साल है 2022, उसमें 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसमें गोवा है, मणिपुर है, उत्तराखंड है, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। इनमें पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी की वजह से जो ये फैसला लिया गया है, तो सरकार के ऊपर विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि जो फार्म लॉज वापस लिए गए हैं वो इन्हीं चुनावों के मद्देनजर रखे गए। ऐसा सरकार ने क्यों किया है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो बाईपोल्स हुए थे, जो उपचुनाव हुए थे 2021 के, उसमें बीजेपी को बहुत ही करारी हार तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही इच्छा जो उसकी थी उसके अनुरूप विजय नहीं मिल पाई है। बीजेपी ने हिमाचल की सभी सीटें खो दी और उसी तरह बीजेपी ने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा था वहाँ पर 4 सीटें खोई तो
लेकिन उसके साथ ही साथ 3 सीटों पर उसकी जमानत भी जब्त हो गई। तो यही जो मोटा मोटी कारण थे वो यही थे कि इन्हीं के वजह से बीजेपी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसने ये फैसला लिया होगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। आप देखिए कि इसका इस चीज़ को और किस तरीके से बल मिलता है। जब हाल ही में अमित शाह जी लखनऊ गए थे तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा था कि लखनऊ में नेताओं से बोले थे वे कि हवा में न रहें, ज़मीनी हकीकत पर समीकरण साधिए। मतलब उनका कहने का अर्थ था कि सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और जो है उनके कार्य, उनके आधार पर ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राज्यों का, उसके लिए आपको ज़मीनी भी चीज़ें देखनी होगी। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के मद्देनज़र उनका ये तर्क था, ये सजेशन थी लोगों को। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून वापस लेने के बाद भी किसान जो है, किसान संगठन है, वो क्या अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? तो देखिए इसका सीधा सीधा जो राकेश टिकैत है, उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है कि किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए ये भी कहा है कि हमारे 700 साढ़े 700 जो किसान हैं उनके मर जाने के बाद में आप की नींद खुली है और आपने ये वापस लिया है, और इसलिए इस पर हम तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में कागज़ नहीं मिल जाए कि ये कानून वापस हो चुके हैं। और उसके बाद भी हम एमएसपी पर गारंटी कानून चाहते हैं, और अन्य मसले जो किसानों से जुड़े अन्य मसले हैं उस पर भी एक कमेटी बनाई जाए और उसके आधार पर यह फैसला किया जाए। तो फिलहाल तो ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये कृषि कानून वापस होंगे। देखिए अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये भी उठता है कि कृषि कानून जब ये वापस लिया गया, इससे पहले मोदी सरकार ने कब यू टर्न लिया है। तो इसमें है कि 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून पर मोदी सरकार ने यू टर्न लिया था। उस समय भी सरकार 15 महीनों तक डटी रही थी, लेकिन आखिर में सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। इसी तरह जीएसटी पर भी कई बार यू टर्न लिया गया। जब एक बार तो विवाद इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात हो गई, केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही थी, तब जाके जीएसटी पर भी यू टर्न लिया गया। इसी तरह कोरोना वैक्सीन पर आपने देखा होगा कई बार केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया, कभी राज्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर कभी केंद्र ने अपने हाथ में जिम्मेदारी ली, और इस तरह से कई बार यू टर्न लिया। मोदी सरकार ने जो छोटी बचत योजनाएं पर ब्याज दर है उस पर भी जो घोषणा की थी निर्मला सीतारमण ने, वो भी 24 घंटों के अंदर वो फैसला वापस लेकर यू टर्न लिया था। इसी तरह ईपीएफ पर टैक्स लगाने के फैसले पर भी यू टर्न लिया गया था। नोटबंदी में आपने देखा होगा कि कई बार यू टर्न लिए गए, मतलब 50 दिनों में कानून इतनी बार बदले गए। एक बार ये कहा गया कि आज ये होगा, कल वो होगा, और फिर उसको लेकर यू टर्न लिए गए। इसी तरह काले धन को लेकर भी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, और कई कानूनों में कई घोषणाओं को लेकर और कई दावों को लेकर उन्होंने समय समय पर यू टर्न लिया है। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि अब आखिर में ये जो आंदोलन है वो कानून वापस लेने के बाद में कहाँ जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एमएसपी को लेकर है। जो किसान संगठन है उनका कहना है कि हर साल गवर्नमेंट 23 जो कृषि फसल है, उपज है, उस पर एमएसपी जाहिर करती है, तो उनको अब उसकी गारंटी चाहिए कि इस एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको लेकर एक गारंटी मिले, और किसानों का हित जो है वो सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी भी है, इसलिए सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आखिर इस पूरी उठापटक के बाद और ये पूरे कानून को आने और कानून के जाने तक की प्रक्रिया के बाद सरकार ने क्या लेसन्स लिए हैं, सरकार ने इससे क्या सबक सीखा है। तो मेरा मानना है कि सरकार ने इससे ये सीखा होगा कि उसे जल्दबाजी में कोई फ़ैसले नहीं लेने हैं। जैसा आपने देखा होगा नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन के समय भी कई फैसले बहुत जल्दबाजी में लिए गए, और जिसकी वजह से सरकार को बार बार यू टर्न लेने पड़े। इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी में भी सरकार ने कई बार अपने फैसलों को बदला है। और उसके बाद जो अंत में सबसे बड़ा जो अभी निर्णय है वो यही है कि जो फार्म्स लॉज हैं उसमें भी सरकार को कई बार अपने फैसलों को बदलना पड़ा है। तो अब ये जो कानून है उन्हें वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो इस विंटर सेशन से शुरू हो जाएगी। हालांकि ये इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों कानूनों को 2020 में सितंबर 2020 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित करके राष्ट्रपति की इस पर मोहर लग चुकी है और ये कानून बन चुके हैं। इसलिए सरकार को उसी प्रक्रिया से होकर वापस गुजरना पड़ेगा इन कानूनों को वापस लेने के लिए।
और इसके बाद जो सबसे बड़ा एक सवाल और भी है कि सरकार की इससे छवि, सरकार और जो है पार्टी की छवि पर इसका क्या असर पड़ा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए यह बहुत ही कठिन बात होती है कोई एक कानून बनाना और फिर उसको वापस लेना। तो जब भी ये सरकार अपने कानून वापस लेती है तो उससे उसकी छवि पर असर तो पड़ता ही है, पर कम से कम इससे एक चीज़ जो है वो सुनिश्चित हो सकती है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही थी उसे जो सुधारने का सरकार को एक मौका मिल सकता है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि सरकार को अब आगे क्या रास्ता क्या तय करना है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई थी, एक याचिका दायर हुई थी जनवरी 2021 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाते हुए और एक कमेटी का गठन किया था। तो मेरा मानना है कि सरकार को उस कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि सरकार को आगे क्या फ़ैसला लेना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, यह फ़ैसला सही है या गलत है। धन्यवाद।